वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स विद दीपेंद्रा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एसएससी जीडी के जो 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया था उसमें रीजनिंग के पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करना बताऊंगा। मैं आज आपको उन तरीक़ों से सोल्व करना बताऊंगा जो एग्ज़ाम हॉल में जाके आप यूज़ करोगे। यानी मेरा इस चैनल को शुरू करने का केवल इतना सा लक्ष्य है कि मैं आपको वो तरीके और वो आइडियाज़, वो अप्रोचेज़ आपको बता सकूं जो आप एग्ज़ाम हॉल में जाके इम्प्लीमेंट कर सको, यानी उन्हें लागू कर सको। जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये है आपके पास में कि निम्न पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। आपके पास ऐसा दिया हुआ है और यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ पे इन 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन रखा जाए कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये पूरा होके यहाँ पे आ जाए। तो आपको बताना है कि इस जो ये लास्ट वाला बॉक्स है इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे मैं ऑप्शन में से क्या रखूँ कि ये जो पैटर्न है ये पूरा हो जाए। तो ऐसे प्रश्न आपको जहाँ पे भी दिखाई दे, आपको ऑप्शन को देखते हुए इसको करना है। आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑप्शन देखना है और जल्दी से इसको 2-3 सेकंड में जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करना है, क्योंकि ऐसे जो पर्सन है वही आपके टाइम बचाएंगे और आगे जो आपके टफ पर्सन आएंगे वहाँ पे आप इनसे बचाया हुआ टाइम लगा सकते हो। वो आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम बचा लिया। तो इनको जल्दी से करना है। तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शनों को हटाते हुए चलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ सकता है, कौन सा नहीं बैठ सकता। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे ये लाइन है वो यहाँ पे पीछे मिल रही है, इस जगह पे ये वाली जो लाइन है इसके पीछे मिल रही है और यहाँ पे भी इस लाइन के पीछे यहाँ पे मिल रही है। तो इसी प्रकार की कहीं ना कहीं पे 2 लाइन आने वाली है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ से इस प्रकार से 2 लाइन आएगी, पहली बात। दूसरी बात आप कहोगे कि जो लाइन आएगी वो यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन से गैप बनाते हुए आएगी, इस लाइन से गैप बनाएगी। तो यहाँ पे जो भी पैटर्न आएगा वो इस लाइन से गैप बनाते हुए आएगा, यानी इस प्रकार से लाइन आएगी। यानी ये जो लाइन आएगी वो यहाँ से ऐसे मिलेगी इसको, ऊपर वाले को, इस प्रकार से। तो आप ये देखो ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये थोड़ा सा गैप आ रहा है और नीचे से लाइन ऊपर जाके मिल रही है। तो आप ये कहोगे कि ये वाला जो है ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। ये वाला आप देखोगे बिल्कुल एकदम किनारे के पास लगा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा, जबकि अपने अनुसार यहाँ पे गैप आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका ख़त्म। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल पास में आ रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नहीं बना रहा, तो ये भी ऑप्शन अपना ख़त्म। और चौथा आप देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ से बीच में गैप आ रहा है और साथ में ये लाइन भी यहाँ से जा रही है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ऐसा करते हुए आपको बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और 2-3 सेकंड में इसको हल कर देंगे। ऑप्शन को देख के करना है इसको, नहीं कि आप इसको पूरा बनाने बैठ जाओ। यदि आप इसको बनाने बैठ गए तो अपना टाइम खराब किया और कुछ भी नहीं। जो भीड़ है उससे अलग रह गए, 2 सवाल आपसे कम हो पाएंगे ऐसा करने पे। उसके बाद में देखो प्रश्न संख्या दूसरी है अपने पास में, ये आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। यानी ये जो दिया हुआ है इसमें आगे वाला पद है जो यहाँ पे आएगा, ये क्या आएगा ये अपने को चुनना है। तो देखो यहाँ पे इनमें क्या संबंध है वो अपने पहले पता करेंगे। तो आप ये कहोगे कि ये किस नंबर पे आते हैं, इनमें क्या संबंध बनता है वो अपने कहेंगे। तो इसके लिए आपके पास सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एग्ज़ाम हॉल में जाके आप इसको लिखोगे नहीं कि ये 2 नंबर पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 15 पे आता है, ऐसा लिखना नहीं है। ऐसा करोगे तो भी टाइम लग रहा है। तो आपको क्या करना है, जो A to Z है, ए से लेके ABCDE, इनको डायरेक्ट याद करना है। यानी आपको क्या क्या याद होना चाहिए, तो आपको A से Z तक सभी का क्रम याद होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद में आपको जो पेयर बनता है, जो जोड़ा बनता है वो अच्छे से याद होना चाहिए। यानी A का किसके साथ बनता है, Z का, B का किसके साथ बनता है, Y के साथ में, C का किसके साथ बनता है, X का। यानी आप इधर से चलोगे ABC और लास्ट में आप उल्टा चलोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में Z Y X, इस प्रकार से। तो आप ये कहोगे कि इसका इसके साथ पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा।
इसके साथ जोड़ा बनेगा, यानी यहाँ से शुरुआत से दूसरा और लास्ट से दूसरे का जोड़ा बनेगा, और यहाँ से तीसरा और लास्ट से तीसरे का जोड़ा बनेगा। इसी प्रकार आगे अपने चलते जाएंगे। तो ये जो जितने भी जोड़े बनेंगे AZ, BY, CX, DW, EV, FU, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, आपको ये अच्छे से याद करना है। तो ऐसा आप याद कर लोगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो देखो आप ये कह सकते हो ये अपने पास में 2 पे आ जाएगा, ये अपने पास में कह सकते हो आप 13 पे आ जाएगा, ये अपने पास में 15 पे आ जाएगा। इसी प्रकार ये आपके पास में 5 पे आ जाएगा, ये आपके पास में 15 पे, ये आपके पास में 17 पे आ जाएगा। तो ऐसा आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी ऐसे पर्सन आपको जहाँ पे भी दिखाई दे उनका एक फिक्स पैटर्न होता है। तो आपको वो पैटर्न पता करना होगा कि किस प्रकार से इनको ये जो अक्षर हैं इनको लिखा गया है। तो आप ये कहोगे कि पहला अक्षर ये 2 पे आता है, ये आपके 5 पे आता है, यानी अंतर कितना आ गया, 3 का आ गया। तो आप ये कहोगे 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया, उसके बाद में 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया, जिस पे कौन आता है, H आता है। उसके बाद आप कहोगे 8 में 3 जोड़ा तो 11 होता है, जिस पे कौन आता है, K आता है। तो अब अपने को 11 में 3 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 14, और 14 पे कौन आता है, तो आप कहोगे 14 नंबर पे आपके पास में N आता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे सेकंड वाला जो है M, ये आपके 13 पे आता है। उसके बाद आप देखोगे O, तो ये 15 पे आता है, यानी 2 जोड़ा गया है। तो 13 से 15 बनाया गया है, यानी 2 जोड़ा गया है। तो आगे वाले में भी यहाँ पे 2 जोड़ा गया होगा, तो ये आपके 17 पे आता है। तो यहाँ पे सभी में 2-2 जोड़ा जा रहा है, जो बीच वाले अक्षर है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 17 और 2 कौन आएगा, 19, जिस पे S आता है। तो 19 के बाद में कौन आएगा आपके पास में, 2 जोड़ोगे तो 21 आएगा, जिस पे आपके पास कौन आता है, तो आप कहोगे 21 पे आपके पास आता है U। उसके बाद में देखो अपने बात करें लास्ट वाले अंकों में क्या क्रम है। यदि आपको इतना सा ही यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो तो आप इतना सा ही कर लो, इसको आगे और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप कहोगे देखो पहला अक्षर N आना चाहिए, दूसरा U, तो ये तो पूरा गलत हो गया। NU ये हो सकता है, अभी अपने देखेंगे आगे वाले ऑप्शनों में, यदि NU कहीं और आ रहा है तो उसको आगे और चेक करना पड़ेगा, और यदि आगे वाले ऑप्शनों में NU नहीं आ रहा तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे कहीं पे NU आ रहा है क्या, इसमें भी अपने पास नहीं आ रहा, N पहला, N दूसरा U, और तीसरा आप देखोगे यहाँ पे NV है, जबकि अपने को चाहिए NU, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको करके इतना सा आगे बढ़ जाओगे। मान लो आप चेक करना चाहो तो इसको कैसे करेंगे, तो आप ये कहोगे ये 15 पे आता है, तीसरे वाला अंक जो तीसरे वाला अक्षर है ये आपके 15 पे आता है, ये आपके 17 पे आता है, यानी 2-2 जोड़ा जा रहा है। तो ये आपके आता है, यहाँ से आप कहोगे ये 19 पे आता है, फिर 2 जोड़ा गया, तो आप ये कहोगे इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके पास में 19 और 2 21 आएगा, और 21 में अब 2 जोड़ें तो आपके पास आ जाएगा 23, जिस पे कौन आता है, तो आप कहोगे 23 पे आपके पास में W आता है। तो यहाँ से अपने पास आना चाहिए, पहला अक्षर आना चाहिए N, दूसरा आना चाहिए U, और तीसरा आना चाहिए W, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से NUW हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। प्रश्न संख्या 3 है आपके पास में, आपको यहाँ पे 4 युग्म दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन आपके पास में पवन आपको दिया गया है कि पवन का टेसोमीटर के साथ जो संबंध है। उसके बाद में आर्द्रता का हाइग्रोमीटर के साथ जो संबंध है। उसके बाद विद्युत धारा का अमीटर के साथ जो संबंध है। उसके बाद दूरी का ओडोमीटर के साथ संबंध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से 3 सही है और कौन सा अलग है। जो अलग दिखाई दे रहा है उसको अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखो आप कहोगे कि पवन यानी आपके पास हवा होती है, और हवा का टेसोमीटर के साथ क्या संबंध होता है, तो आप कहोगे हवा का टेसोमीटर के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि देखो हवा की बात करें तो हवा की जो दिशा है उसको मापने के लिए एनीमोमीटर काम में लिया जाता है। एनीमोमीटर नाम का एक उपकरण होता है जो हवा की दिशा मापता है। उसके बाद में आपके पास में अपने बात करें टेसोमीटर की, तो टेसोमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे टेसोमीटर एक प्रकार का तनाव मापी कह सकते हो आप। ये किस काम आता है, ये तनाव मापने के काम आता है।
उसके बाद में अपने बात करें विद्युत धारा, तो इसको मापने के लिए अमीटर काम में लिया जाता है। जो अपने घरों में लगे होते हैं उनको अमीटर बोला जाता है। उसके बाद में अपने बात करें दूरी की, तो दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर काम में लिया जाता है। इसी प्रकार का एक उपकरण इससे मिलता जुलता और होता है, वो होता है आपके पास में स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर होता है, ये गति मापने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मेनोमीटर काम में लिया जाता है। आप लिख सकते हो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मेनोमीटर, स्फिग्मेनोमीटर काम में लिया जाता है। हार्ट बीट के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके अलावा आप और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं जो काम में लिए जाते हैं। मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप वहां से सारे उपकरणों को देख सकते हो। तो आप यहां से कह सकते हो कि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर काम में लिया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर काम में लिया जाता है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर काम में लिया जाता है। जबकि पवन को मापने के लिए एनीमोमीटर काम में लिया जाता है। और टेसोमीटर का काम होता है तनाव मापने के लिए, यानी आपने किसी मटेरियल पे लोड लगाया तो वहाँ से जो तनाव पैदा होता है उस मटेरियल में, उसके लिए अपने टेसोमीटर काम में लिया जाता है। तो यहाँ से इन दोनों में आपस में कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं होता, तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा सभी से। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके पास में कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली श्रृंखला का चयन करें। आपको श्रृंखला दे रखी है जिसमें आपको अगला जो पद है उसका आपको चयन करना है और 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है और यहाँ से आपको पता करना है कि इनमें क्या संबंध बन रहा है और वही आपको आगे जाके लागू करना होगा। तो देखो आपको यहाँ पे ये श्रृंखला दी हुई है और यहाँ से आपको बताना है कि इस श्रृंखला में जो आगे वाला पद है सबसे लास्ट का यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो इस श्रृंखला में किसी भी प्रकार का पैटर्न हो सकता है। अपने सबसे पहले आसान सा पैटर्न जो घटाव निकाल के करते हैं उसको करके देखेंगे और बाद में अपने ये लागू नहीं होता है तो अपने गुणा वाला नियम लागू करके देखेंगे कि हो सकता है यहाँ पे इनके साथ में गुणा का संबंध हो। सबसे पहले अपने जोड़ घटाव वाला देखते हैं कि जोड़ घटाव का इसमें किस प्रकार से संबंध होता है। तो आप यहाँ पे इनका अंतर निकालोगे, इन दोनों का घटाव करोगे आप, तो 5 में से 1 जाने पे आपको मिलेगा 4, की हो सकता है 1 में 4 जोड़कर 5 लिखा गया हो। ये आपको चेक करना है, यदि ये आगे जाके लागू होता है हर जगह तो ये सही हो जाएगा। अदरवाइज ये लागू नहीं होता तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है 1 का 5 के साथ गुणा किया गया हो। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, जिसमें आप कहोगे कि यदि एक ट्रायल हिट होता है तो सही है। जैसे अपने ये वाला एक ट्रायल है, यदि यहाँ पे हिट हो गया यानी हर जगह लागू हो गया तो सही है। यदि लागू नहीं हुआ तो अपने को दूसरा ट्रायल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो इनका फिर से अपने अंतर निकालेंगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी 4 आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे अपने इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ से जो अंतर आएगा ये आ जाएगा 17 में से 9 जाने पे आपके पास में 8 आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों का अंतर निकालेंगे यानी 25 में से 17 घटाओगे तो ये भी आपके पास में 8 आ जाएगा। उसके बाद में इन दोनों का अंतर निकालोगे यानी 37 में से 25 को घटाओगे तो ये आपके पास में 12 आ जाएगा। और यहाँ से आप 49 में से 37 को घटाओगे तो ये भी आपके पास में 12 आ जाएगा। उसके बाद में आप 65 में से 49 को घटाओगे तो ये आपके पास में 16 आ जाएगा। और यहाँ से आप 81 में से 65 को माइनस करोगे तो ये भी आपके पास में यहाँ से 16 आ जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि दो संख्याओं का जोड़ा बना हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे 4 4 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में 8 8 आ रहा है 2 जगह, यहाँ पे आपके पास में 12 12 आ रहा है 2 जगह, और यहाँ पे आपके पास में 16 16 आ रहा है 2 जगह। तो आगे क्या आएगा, यानी इसमें आप देखोगे कि इसमें 4 जोड़ के आगे वाला जोड़ा आ रहा है, यानी इसमें 4 जोड़ दिया तभी 8 हो गया, और इस जोड़े में भी 4 जोड़ दिया तभी ये 12 हो गया, और इस जोड़े में भी यहाँ पे 4 जोड़ दिया तो 12 में 4 जोड़ के यहाँ पे 16 है।
तो आगे भी जो जोड़ा आएगा उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 16 और 4 आपके पास हो जाएगा 20, और फिर आप कह सकते हो 20, यानी 2 जोड़े बनेंगे यहाँ पे 20-20 के। यानी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये संख्या है इसमें आपको 20 जोड़ के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे अंतर 16 का आ रहा है वैसे ही यहाँ पे आपके पास में अंतर इसमें और इस संख्या में 20 का आना चाहिए। तो आप ये कहोगे कि यहाँ से इसमें मुझे 81 में 20 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 81 + 20, यानी उत्तर आ जाएगा आपका 101। और मान लो आपको ये भी संख्या यहाँ से निकालनी हो तो फिर से आपको इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे कि आगे वाला जो पद है वो हो जाएगा 101 + 20 बराबर हो जाएगा 121। आपको तो केवल यही पूछा गया था, तो यहाँ तक ही ये ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। आपके पास में प्रश्न संख्या 5 है। आपको दिया है ये प्रश्न जो दिखने में आपको काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसे इतने छोटे तरीके से बताऊंगा कि आप इसको 3-4 सेकंड में आंसर दे सकते हो। इसको अपने ऑप्शन से करेंगे तो ये काफ़ी टाइम बचा देगा अपना। देखो आपको दिया है कि 6 दोस्त अनीता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति, हरिणी और वाणी एक मैदान में बैठे हैं। अनीता और पुनीता जो है वो ग्रीन हाउस से है, जबकि बाकी जो बची हुई है वो सभी रेड हाउस से है। दीप्ति और वाणी जो है वो लंबी है, जबकि अन्य छोटी है। अनीता, दीप्ति और चित्रा ने साड़ी पहन रखी है, जबकि अन्य ने फ्रॉक पहन रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि उनमें से लंबी कौन है जो रेड हाउस से है। यानी आपको यहाँ पे एक तो बताना है लंबी कौन है, और आपको बताना है जो रेड हाउस से है, यानी ऐसी लड़की कौन है जो लंबी है और साथ में रेड हाउस से है। तो आप देखोगे कि रेड हाउस से कौन कौन है यहाँ पे। तो देखो ऑप्शन में से देखेंगे अपने रेड हाउस में से कौन कौन है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिया गया है कि अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से है। तो यानी अनीता और पुनीता इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे पूछा गया है रेड हाउस से होनी चाहिए, जबकि ये दोनों अनीता और पुनीता आपके पास में किस हाउस से है, ग्रीन हाउस से है। तो आपके पास यदि ऑप्शन में अनीता और पुनीता है तो दोनों को हटा देना, क्योंकि वो दोनों ग्रीन हाउस से है। तो देखो अनीता ये इसका आंसर नहीं होगा, और पुनीता आपको दिया नहीं है। उसके बाद में देखो आपके पास है कि लंबी, तो लंबी यहाँ पे 2 है। एक तो आपके पास में है दीप्ति और वाणी, यानी इसका जो आंसर आएगा वो या तो दीप्ति आएगा या वाणी आएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबी 2 ही है। एक तो आपके पास में दीप्ति है और दूसरा है वाणी, तो इन दोनों में से एक आपका आंसर आएगा। तो चित्रा इसका आंसर नहीं आएगा, या तो दीप्ति आएगा या फिर वाणी आएगा। उसके बाद आपको कहा है, इसमें एक चीज़ और दे रखी है, इसमें ग्रीन हाउस से है लेकिन साड़ी नहीं पहनी है। इसमें इसके साथ में और लिखा है साड़ी नहीं पहनी है, साड़ी नहीं पहनी है। ये भी आपको बता रखा है कि उसके साड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कहोगे कि साड़ी किसने पहन रखी है, तो देखो अनीता, दीप्ति और चित्रा ने साड़ी पहन रखी है, यानी अनीता ने साड़ी पहन रखी है, दीप्ति और चित्रा ने साड़ी पहन रखी है। तो यहाँ पे जो दीप्ति है उसने साड़ी पहन रखी है, जबकि आपको क्या पूछा गया है कि साड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी साड़ी नहीं पहनी हुई होनी चाहिए। तो आप ये कहोगे कि यहाँ से दीप्ति है, उसने तो साड़ी पहन रखी है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाणी, यानी वाणी ने यहाँ पे साड़ी नहीं पहन रखी है। तो अपने इस प्रकार से ऑप्शनों को हटाते हुए करेंगे तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या आपके पास है 6 नंबर। ये आपको दिया है कि दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 संकेतों या संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, और आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनकी जगह पे क्या चेंज किया जाए, क्या बदला जाए कि इसका उत्तर है वो 10 आ जाए, यानी ये समीकरण है वो सही बन जाए। क्योंकि यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 8 में पहले 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा, और यहाँ से +4 करोगे तो इसका आंसर तो आपके पास में 8 आएगा, जबकि अपने को चाहिए 10। यानी क्या बदलना चाहिए कि ये समीकरण है वो सही बन जाए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑप्शनों को उठाओ। सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाएंगे, यदि ये लागू होता है तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा उठाना पड़ेगा। यदि वो भी लागू नहीं होता तो फिर तीसरा चेक करेंगे, और यदि तीसरा भी लागू नहीं होता तो चौथा तो उसमें लागू होना ही है। तो आपको
यदि आपका शुरुआत में आंसर आ जाए जैसे पहला या दूसरा तो सही है, अदरवाइज आपको 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आपने ऑप्शनों को उठाते हुए रखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास में कि भाग और प्लस को आपस में बदल दो और 8 और 2 को आपस में बदल दो। तो वहाँ से इसको करेंगे अपने। तो देखो ऑप्शन पहले को रखेंगे तो ये हो जाएगा, अपने को बदलना है 8 और 2 को। तो सबसे पहले 8 की जगह पे अपने पास आ जाएगा 2 और भाग की जगह पे अपने पास आ जाएगा प्लस और 2 की जगह पे 8 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे भाग आ जाएगा क्योंकि प्लस किस में बदला गया है, यहाँ से भाग में बदला गया है। और साथ में क्या आ जाएगा 4। यदि इसका आंसर 10 आ जाता है तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो आप कहोगे कि पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग दिया जाएगा। तो यहाँ से बोर्ड मास का नियम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। तो आप ये कहोगे कि पहले यहाँ से भाग दिया जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 ये आ जाएगा और 2 में आप 2 जोड़ोगे तो इसका आंसर तो अपने पास में 4 आएगा, जबकि अपने को कितना चाहिए 10 चाहिए। तो ये ऑप्शन है ये आपके पास में गलत हो गया, यानी ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे अपने। तो ये आपको दिया है कि भाग और प्लस को आपस में बदल दो, यानी जहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्लस कर दो और जहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है वहाँ पे भाग कर दो। उसके बाद में 8 और 4 को बदल दो, यानी जहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है वहाँ पे 8 कर दो और जहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है वहाँ पे 4 कर दो। तो यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा, अपने पास में 8 और 4 को बदलना है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 4, यहाँ पे भाग की जगह पे अपने पास आ जाएगा प्लस और यहाँ पे 2 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 2 के साथ किसी भी प्रकार का बदलना नहीं है 2 को। और यहाँ पे प्लस की जगह पे आपके पास आ जाएगा भाग और यहाँ पे 4 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 8। और अब देखना है कि क्या इसका आंसर 10 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप ये कहोगे कि सबसे पहले 2 में 8 का भाग देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 प्लस 2 में 8 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2 भाग 8, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4। 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1/4, जो कभी भी अपने को 10 आंसर नहीं देगा। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन आपके पास में गलत हो जाएगा। अपने जल्दी से तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा कि भाग और प्लस को आपस में बदल दो, 2 और 4 को आपस में बदल दो। तो यहाँ से अपने ये कहेंगे कि ये हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 8 और भाग की जगह पे आ जाएगा अपने पास में प्लस। 2 और 4 को बदलना है तो 2 की जगह पे 4 आ जाएगा और उसके बाद में प्लस की जगह पे आ जाएगा अपने पास में भाग आ जाएगा और यहाँ पे 4 की जगह पे अपने पास आ जाएगा 2, क्योंकि 2 और 4 को बदला है प्लस और भाग को अपने बदला है। तो यहाँ से देखो अपने चेक करेंगे तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले इसमें भाग दिया जाएगा। तो आप 4 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ से 2 उत्तर आ जाएगा और 8 में आप प्लस है यहाँ पे तो 8 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 10 और अपने को यही चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 नंबर, यानी आप 3 नंबर यहाँ पे रखोगे 3 नंबर ऑप्शन को, तो ये इसको संतुष्ट करता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको चेक करोगे। एसएससी में बहुत बार जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड होते हैं वो ही मैच हो जाते हैं, यानी ज़्यादातर केसेज में या तो ऑप्शन पहला मैच होगा या फिर ऑप्शन सेकंड मैच हो जाता है। तीसरा बहुत कम केसेज में मैच होता है और चौथा तो आप कह सकते हो कि न के बराबर मैच होता है। एसएससी रेलवे दोनों में ही एक जैसा होता है, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम टीसीएस कंपनी कराती है तो पेपर सेम सा ही रहता है, बस उसके क्वेश्चन वहाँ पे डाल देते हैं और उसके क्वेश्चन वहाँ पे डाल देते हैं। यानी यही पर्सन आपको रेलवे में भी देखने को मिलेंगे, यही पर्सन आपको एसएससी में भी देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है आपके पास में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और स्तनपायी का जो संबंध है उसी प्रकार का संबंध आना चाहिए आपके पास में तितली और जो ऑप्शन है उनमें से। तो आप ये कहोगे कि आदमी होता है ये स्तनपायी होता है, यानी स्तनधारी होता है। तो यहाँ से जो तितली होती है वो क्या होती है, तो तितली एक प्रकार का कीट होती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कीट। सरीसृप क्या होते हैं आपके, तो सरीसृप वो जानवर होते हैं जो सांप की तरह रेंग कर चलते हैं, यानी ये रेंगने वाले जानवर होते हैं। जैसे कि आपके पास आप कह सकते हो सांप हो गया,
उसके अलावा आपके पास में अजगर हो गया। तो ये जो जानवर होते हैं सारे, इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, ये सारे आपके सरीसृप होते हैं। एक और होता है उभयचर, ये होता है जो जल और थल यानी जल में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं उनको उभयचर बोला जाता है। जैसे आपके पास हो गया मेंढक हो गया, इसके अलावा आपके पास में मगरमच्छ हो गया, आपके पास में घड़ियाल हो गया। तो इस तरीके से जो जानवर होते हैं इनको उभयचर बोला जाता है। स्तनपायी की बात करें तो वो जानवर जो जानवर स्तनधारी होते हैं, तो ये हो गया आपके पास में मनुष्य, गाय, भैंस। इसके अलावा आप कह सकते हो एक पक्षी होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो उसका नाम होता है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये जो जानवर है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डक बिल्ड प्लेटिपस। कई बार इसका नाम डक बिल्ड आ जाता है, कई बार इसका नाम केवल प्लेटिपस आ जाता है। तो ध्यान रखना ये जो जानवर होता है ये स्तनपायी होता है। प्रश्न संख्या 8 है आपके पास में कि 7 मित्र आपको दिया है, अजीत, बाला, हरी, डेविड, राजा, शेखर और गुना एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है। अजीत बाला और हरी के पड़ोसी हैं। डेविड जो गुना के बाएं और तीसरे स्थान पर है, शेखर और राजा का पड़ोसी है। तो आपको बताना है कि हरी की स्थिति क्या है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो ये जो आपके प्रश्न है ये सिटिंग अरेंज बैठक व्यवस्थीकरण का प्रश्न है ये। तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आपको गोल मेज बना लेनी है यहाँ से इस प्रकार से, और इसमें आपको 7 जनों को बिठाना है। तो आप कह सकते हो कैसे भी आप बिठा सकते हो इनको इस प्रकार से 7 जने, और यहाँ पे इनके नाम आपको दिए गए हैं। तो देखो इनमें जो संबंध दिया है अपने वो बनाएंगे सबसे पहले। तो आपको दिया है यहाँ पे कि डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है, यानी आपके पास में आप कह सकते हो कि डेविड, इसके पास में हरी नहीं आना चाहिए एक तो, और एक इसके पास में राजा नहीं आना चाहिए। ये आपको पहला संबंध दिया गया है कि डेविड के आसपास हरी और राजा नहीं होने चाहिए। उसके बाद में आपको दूसरा दिया हुआ है कि अजीत बाला और हरी के पड़ोसी है। ये हरी और बाला का पड़ोसी है, यानी अजीत के इधर या तो हरी आ सकता है या फिर इधर इसके बाला आ सकती है। यदि यहाँ पे हरी आता है तो इधर इसके बाला आ जाएगी, और यहाँ पे यदि बाला इधर आती है तो उधर उसके हरी हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि यदि आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इनका मुँह है, सभी का मुँह है अपने मान लें केंद्र की ओर, यानी जहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता वहाँ पे सभी का मुँह है केंद्र की ओर मानना है अपने को। और यदि दिया होता है कि इनका मुँह है केंद्र के दूसरी तरफ होता है तो उस प्रकार से करेंगे। यदि आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो सभी का मुँह है केंद्र की ओर मान के कर लेंगे। तो देखो आप ऐसा कह सकते हो कि केंद्र की ओर मानो या फिर उत्तर दिशा की ओर मानो, एक ही बात है। तीसरे स्थान पर आपको संबंध दिया है, ये दिया है कि गुना जो डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी यहाँ पे आपके पास में डेविड है और इसका मुँह है, मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे मानना है, केंद्र की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, दायां हो जाएगा। जब आपका मुँह है इधर होगा तो ये आपका दायां हो जाएगा, और ये वाला जो हाथ है ये वाला आपका बायां हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका दायां हो जाएगा और ये इसका बायां हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि गुना जो डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी डेविड के पास में एक जना और है और उसके बाद में बाएं दूसरे स्थान पर गुना बैठी है। आगे आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। जो का मतलब किसके लिए होता है, जो होता है बाद वाले के लिए, यानी आपको दिया है गुना जो डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है। अब गुना के बारे में बोला गया है कि गुना शेखर और राजा का पड़ोसी है। अब जो गुना है वो शेखर और राजा का पड़ोसी है।
तो देखो अपने यहाँ से करेंगे कि गुना है वो शेखर और राजा का पड़ोसी होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो यहाँ से कि गुना के आसपास या तो यहाँ पे शेखर होगा या फिर यहाँ पे आपके पास में राजा होगा, और यहाँ पे या फिर यदि यहाँ पे शेखर इधर की तरफ होता है तो इधर कौन हो जाएगा, राजा हो जाएगा, और या फिर राजा इधर की ओर है तो यहाँ पे दूसरी तरफ कौन हो जाएगा, आपके पास में शेखर हो जाएगा। यह आपके पास में कंडीशन नंबर 4 दी हुई है। तो यहाँ से अपने सारी कंडीशनों को देखते हुए करना है। मैं ये आपको केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में जाके आपको इतनी कंडीशन वहाँ पे नहीं लिखनी, आपको डायरेक्ट करना है। मैं बस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है, ये उनको टफ लगता है, ये उनका आज तक कभी क्लियर हुआ ही नहीं। तो मैं आपको इतना इसको डीप में छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके आज तक के जो वीक पॉइंट रहे, आज तक जो आपके दिक्कत रहे, जिसकी वजह से आप पेपरों में पास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ था, वो आपका अब न रुके, यानी इस बार आप क्लियर कर जाओ उसको। इसलिए मैं यहाँ पे आपको छोटी से छोटी बातें बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ख़राब करूँ। तो देखो यहाँ से अपने बात करें तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लागू हो सकती है। तो देखो गुना के इधर, यानी गुना के ये गुना की कौन सी साइड हो जाएगी, इधर इसका मुँह होगा तो ये इसकी दाईं ओर हो जाएगी। यानी क्या गुना के दाईं ओर राजा हो सकता है। तो आप ये कहोगे, यहाँ से देखोगे कि डेविड के आसपास राजा नहीं आना चाहिए, यानी राजा डेविड का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे गुना के इधर की ओर, यानी इस जगह पे राजा को बिठाया, तो ये तो डेविड का पड़ोसी हो गया, जो यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आप लिखो, कहीं पे भी लिखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेविड लिखा, तो डेविड के एक स्थान छोड़ के गुना आएगी, यानी डेविड के बाईं ओर एक स्थान छोड़ के यहाँ पे आपके पास में गुना आएगी। उसके बाद में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे गुना के आसपास कौन आएगा, तो डेविड के आसपास राजा नहीं आना चाहिए, न तो राजा यहाँ पे आ सकता है, न राजा यहाँ पे आ सकता है, दूसरा न हरि यहाँ पे आ सकता है, और न ही हरि यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद आपको बोला गया है कि गुना के आसपास राजा और शेखर होना चाहिए, क्योंकि ये इनके पड़ोसी है। तो आपने यहाँ पे राजा लिखा, गुना के पास में आपने राजा लिखा, तो ये तो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि राजा है वो डेविड का पड़ोसी हो गया, जबकि आपको पहली कंडीशन में दिया है कि राजा डेविड का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो आप ये कहोगे कि ये वाला लागू नहीं होता, तो गुना के पास कौन हो जाएगा, शेखर हो जाएगा। यानी आप कहोगे यहाँ पे शेखर हो सकता है, तो गुना का पड़ोसी दूसरा कौन बचा आपके पास में, राजा बचा, तो राजा आप कहोगे कि यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखो डेविड के दूसरी तरफ बाईं ओर गुना हो गई, और गुना के पड़ोसी कौन हो गए, शेखर और राजा हो गए। उसके बाद में देखो यहाँ से ध्यान से इसको देखोगे तो आपको कह रखा है कि अजीत है वो हरि बाला या फिर बाला और हरि के बीच में बैठा है। यानी जो अजीत है ये वाला, ये दो जनों के बीच में बैठा है, जिसमें एक तो बाला है और एक आपके पास में हरि है। तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बीच में आ जाए। तो जैसे आपने यहाँ पे अजीत को बिठा दिया, तो यहाँ पे आप बाला और हरि को कहाँ पे बिठाओगे, क्योंकि ये वाली जगह तो यहाँ पे बुक हो गई। तो आप यहाँ पे भी अजीत को नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये वाल इस जगह पे आपने बिठा दिया, तो हरि और बाला को कहाँ पे बिठाओगे, क्योंकि ये वाली जगह तो पहले से बुक हो रखी है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे आपके पास में अजीत आएगा इस जगह पे, तब एक जगह पे आपके पास बाला आएगी और एक जगह पे आपके पास हरि आएगा। जहाँ पे भी आएगा वो अपने को अभी तक नहीं पता, लेकिन एक जगह पे आपके पास में हरि आएगा और एक जगह पे आपके पास में बाला आएगा। तो अब देखो यहाँ से तो आपको कह रखा है कि डेविड के पास हरि नहीं आना चाहिए। तो डेविड है, इसके पास हरि नहीं आना चाहिए, तो हरि आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब बची कौन, बाला, तो बाला यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन इसको आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी, तो बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो देखो यहाँ पे अपने इसको किया, तो अब आपको ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आएगा। ऑप्शन पहला है कि बाला के बाईं ओर दूसरा। तो देखो ये बाला है, इसका मुंह है केंद्र की ओर है, तो ये इसकी बाईं साइड हो गई और ये इसकी दाईं तरफ हो गई। तो देखो यहाँ पे ये बाला की बाईं हो गई, ये बाला की दाईं स्थिति हो गई। तो आप बाला के बाईं ओर जाओगे तो एक नंबर पे आपको डेविड मिलेगा और 2 नंबर पे आपको बाला के बाईं ओर शेखर मिलेगा।
तो जो पहला ऑप्शन है ये आपके पास में गलत हो गया, क्योंकि बाला के बाईं ओर दूसरा सेकर बैठा है नए की हरी। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये है राजा के ठीक दाएं ओर, यानी राजा कहाँ पे है, तो राजा आपके पास ये है। अब ये राजा का ये वाली जो साइड है ये आपके पास में राजा की बाईं साइड हो गई, और ये वाली जो साइड है ये राजा की दाईं साइड हो गई। आपको ये समझ नहीं आया तो आप ऐसे कह सकते हो कि राजा का मुंह है इस दिशा की ओर है, यानी राजा का मुंह है इस दिशा की ओर है। तो ये वाली जो साइड है ये दाईं साइड हो गई, यानी ये राजा की दाईं साइड हो गई ये वाली, और ये वाली राजा की बाईं साइड हो गई। तो ये वाली यहाँ से राजा की बाईं साइड हो गई। तो ऑप्शन ये है कि राजा के ठीक दाईं ओर, यानी राजा के ठीक दाईं ओर। तो यहाँ पे राजा के ठीक दाईं ओर तो गुना बैठा है, तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को हरी की स्थिति बतानी है न कि गुना की। तो 3 नंबर पे अपने चेक करेंगे तो ये है सेकर के बाएं और तीसरा, यानी सेकर यहाँ पे है, तो सेकर यहाँ पे है तो ये इसका हो जाएगा, आप कह सकते हो बायां हो जाएगा, और ये जो सेकर है ये इसका दायां हो जाएगा, दाईं ओर, या फिर आप कह सकते हो दायां। तो देखो यहाँ पे सेकर के बाएं और तीसरा, तो यहाँ पे सेकर है इसके बाएं और तीसरा, तो बाएं और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सेकर के बाएं और पहला, पहले पे गुना हो गई, दूसरे पे राजा हो गया, और सेकर के बाईं और तीसरे पे कौन हो गया, हरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन तीसरा है ये आपके पास में सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके पास में कि आपको दिया है कि कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपको कथन दिया गया है कि सुंदर दिखने वाले पुरुष आमतौर पर बौद्धिक प्रकार के होते हैं, और आपको दूसरा कथन दिया गया है कि विक्रम सुंदर है, और आपको निष्कर्ष दिया गया है कि विक्रम बौद्धिक है। तो देखो यहाँ से विक्रम सुंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुंदर पुरुष सारे बौद्धिक होते हैं, जबकि विक्रम है ये क्या है, ये सुंदर है। तो आप कह सकते हो कि विक्रम भी क्या है, बौद्धिक है, यानी विक्रम भी क्या हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा। आप इसको वेन डायग्राम बना के करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको। आप कहोगे कि ये जो है ये सुंदर पुरुष का है, और जो सुंदर पुरुष होते हैं सारे, ये सारे के सारे बौद्धिक होते हैं, यानी ये जितने भी सुंदर पुरुष है ये क्या होते हैं, बौद्धिक होते हैं। उसके बाद में विक्रम सुंदर है, यानी विक्रम जो है ये इस सुंदर पुरुषों का हिस्सा है, यानी ये आपके पास में विक्रम है, ये जो आपको दिया है ये विक्रम है। तो मुझे बताओ क्या विक्रम है ये पूरे बौद्धिक का हिस्सा है या नहीं है, पूरे बौद्धिक का हिस्सा है विक्रम। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो विक्रम है वो बौद्धिक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। तो इसमें जो असंगत है यानी 3 एक प्रकार के हैं और चौथा उनसे अलग है, डिफरेंट है, तो वो आपको बताना है कि कौन सा अलग है। तो आप ये कहोगे ये आपके पास में 16 नंबर पे आता है, और ये आपके पास में 18 पे आता है, और ये 20 पे आता है, यानी ये 16 पे, ये 18 पे, और ये आपके पास में 20 पे, यानी अंतर इसका, इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है, और इन दोनों का अंतर भी 2 आ रहा है, यानी लगातार 2 यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये आप कहोगे ये अब जो बी है ये 2 पे आता है, ये आपके पास में 4 पे आता है, और ये आपके पास में 6 आता है, तो इनका भी अंतर आप देखोगे तो 2 का आ रहा है। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ताकि मेन एग्जाम में आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पे आप ये कहोगे कि एस जो होता है ये 19 पे आता है, यू 21 पे आता है, और डब्ल्यू 23 पे आता है, तो इनका अंतर भी निकालोगे यहाँ से तो 2 का अंतर आ रहा है। उसके बाद आप इसको देखोगे तो ये के 11 पे आता है, एम आपके 13 पे आता है, और एन आपके 14 नंबर पे आता है। तो यहाँ से इनका अंतर निकालने जाओगे तो ये 2 आ गया, जबकि ये अंतर यहाँ पे 1 ही आया है, यानी इसका जो अंतर है हर जगह 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है, तो ये जो है ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता हो। आपको ये दिया गया है, यहाँ पे नेशन वर्ड आपको दिया गया है, और ये जो नेशन शब्द है इसके दाईं ओर आपको दर्पण रखना है, यानी यहाँ पे आपको दर्पण रखना है इस जगह पे। तो देखो ऐसे जो प्रश्न आते हैं जितने भी, उनको आप एक चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज़,
वो ये है कि आप इसके प्रतिबिंब चाहे दाईं ओर रखो चाहे बाईं ओर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये जो है ये पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे n सीधे की बात करें तो इस प्रकार से है, जबकि आप कहीं पे भी दर्पण रखो, चाहे यहाँ पे रखो चाहे आप इसके यहाँ पे रखो, जो n है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। यानी ये क्या बनेगा, जैसे आपने मान लो दाईं ओर दर्पण रखा तो ये आपके पास में इस प्रकार से बन जाएगा। यानी ये जो n है इसका दर्पण प्रतिबिंब आपके पास में इस प्रकार से बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सा इतना रखो कि ऑप्शन है उनमें से किस में ऐसा n आपको नहीं बना हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ऐसे कई ऑप्शन है तो उनको अपने चेक करेंगे बाद में। यदि ऐसे ऑप्शन अपने हटा सकते हैं तो उनको डायरेक्ट ही हटा देंगे। तो आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि ये जो n है इनका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, इस n का। और आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास जो भी है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ई दिया है तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा यानी इस प्रकार से बनेगा। तो देखो यहाँ पे जो भी दिया है उसमें कभी भी कोई भी अक्षर यहाँ पे सीधा नहीं रहेगा, तो जो n है वो इस प्रकार से उल्टा होना चाहिए। तो ऑप्शन पहले को देखोगे तो n यहाँ पे सीधा आ रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आप दूसरे ऑप्शन को देखोगे तो ये दोनों भी यहाँ पे सीधे आ रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर आपके पास में नहीं होने वाला। आप तीसरे को देखोगे तो ये भी n यहाँ पे सीधा आ रहा है दोनों जगह, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। और आप 4 नंबर ऑप्शन को देखोगे तो ये जो n है ये इस प्रकार का आ रहा है, यानी दोनों जगह उल्टे आ रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको खाली केवल इनको देखते हुए करना है और मात्र आप 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर दे पाओगे, ऐसा करोगे तो। और ऐसे प्रश्नों में ही आपको टाइम बचाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपके पास में कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। ये आपको दिया है कि नीचे 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में जो जानकारी दी गई है वो सत्य है, और उसके बाद में इसको आप आगे पढ़ सकते हो। और आपको डायरेक्ट कथन पे अपने आए तो आपको दिया गया है कि कुछ लड़कियां महिलाएं हैं और कोई भी महिला बुरी नहीं है। और उसके बाद में निष्कर्ष दिया है आपको कि कुछ लड़कियां बुरी नहीं हैं और कुछ महिलाएं लड़कियां हैं। तो इसका अपने वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखो आपको दिया गया है कथन पहला कि कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, यानी ये जो लड़कियां हैं ये आपके पास में लड़कियां हैं और इनमें से कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, यानी ये जो लड़कियां हैं इतनी सी ये वाली, ये जो लड़कियां हैं ये आपके पास में महिलाएं हैं, यानी कुछ लड़कियां महिलाएं हैं। उसके बाद में आप दूसरे कथन को देखोगे तो कोई भी महिला बुरी नहीं है, यानी ये जो जितनी भी महिलाएं हैं इनमें कोई भी महिला आपके पास में बुरी नहीं होनी चाहिए, यानी बुरी और महिला में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। जो ये बाहर वाली लड़कियां बच गई इनका बुरी के साथ संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अपने को लड़कियों और बुरी में संबंध नहीं दिया हुआ। लेकिन अपने को इतना पता है कि ये जो महिलाएं हैं इतनी ये महिलाएं बुरी नहीं हैं, अपने केवल इतना ही यहाँ से कह सकते हैं। तो देखो निष्कर्ष देखो कि कुछ आपको पहला निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ लड़कियां बुरी नहीं हैं, यानी कुछ लड़कियां ऐसी है जो बुरी नहीं है। तो आप ये कहोगे कि ये जो लड़कियां हैं ये वाली जो महिलाओं का हिस्सा भी है, यानी ये जो लड़कियां हैं इतनी सी जो दोनों में कॉमन आ रही है ये वाली, तो ये लड़कियां महिलाएं भी है और महिलाओं का बुरी के साथ संबंध नहीं है। तो ये जो इतनी सी लड़कियां हैं इनका भी बुरी के साथ संबंध नहीं है, यानी ये लड़कियां महिलाओं का हिस्सा है और महिलाओं का बुरी के साथ संबंध नहीं है, तो इन लड़कियों का भी बुरी के साथ संबंध नहीं है, यानी ये वाली जो लड़कियां हैं ये बुरी नहीं है, यानी कुछ लड़कियां बुरी नहीं है। तो जो पहला निष्कर्ष है ये यहाँ पे लागू होता है। निष्कर्ष दूसरा आपके पास में कि कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, तो आप कहोगे कि ये वाला ये सारी महिलाएं हैं और इसमें से ये लड़कियां हैं, ये यहाँ से जो कॉमन आ रहा है ये महिलाओं वालों में भी आ रहा है, ये लड़कियों वाले में भी आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो कॉमन हिस्सा है ये महिलाएं भी है और लड़कियां भी है, यानी कुछ महिलाएं लड़कियां हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही होती है। तो जो दूसरा निष्कर्ष है ये भी यहाँ पे लागू होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 आपका पास में ये है कि उस विकल्प का चयन कीजिए
जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी आपको पहले और दूसरे पदों में संबंध जो दिया है उसी के अनुसार आपको तीसरे और चौथे पद में संबंध बताना है। तो देखो यहाँ से आपको बताना है कि के और एन का जो इस भिन्न के साथ संबंध है वही आपको बताना है कि आर यू का ऐसी कौन सी भिन्न होगी जिसके साथ यही संबंध आएगा जो के और एन का इस भिन्न के साथ है। तो आप इनका क्रम ध्यान में रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11 और ये आपके पास होता है 14 पे। तो अब आप इसको देखोगे तो ये 121 और 196 दिया है। तो आप ये कहोगे कि 11 का स्क्वायर यानी 11 का वर्ग आपके पास में 121 होता है और 14 का वर्ग आपके पास में 196 होता है। यानी इस प्रकार से लिखा गया है। के का वर्ग की बात करें तो ये होता है आपके पास में 121 और अपने एन के वर्ग की बात करें तो ये होता है आपके पास में 196। इसको ध्यान से देखोगे तो जो पहला है अपने पास में पहला जो अक्षर है उसका वर्ग करके ऊपर लिखा गया है, जो बाद वाला अक्षर है उसका वर्ग करके नीचे लिखा गया है। तो यहाँ पे अपने यही कहेंगे कि जो पहला अक्षर है ये आर ये आपके पास में 18 नंबर पे आता है और जो दूसरा अक्षर है ये आपके पास में यू है और ये आपके पास में 21 नंबर पे आता है। तो इनका अपने वर्ग करेंगे, जो पहला अक्षर है उसका वर्ग करेंगे वो ऊपर लिखना है और दूसरे का वर्ग करके नीचे लिखना है। तो आर यानी 18 का इसका आप वर्ग करोगे तो 18 का वर्ग होता है आपके पास में 324 और यू आपके पास में 21 होता है तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 441। यानी इसका जो आंसर आएगा आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में 324/441। प्रश्न संख्या 14 में आपको असंगत का चुनाव करना है। तो देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सूअर का बाड़ा और शावक। यानी आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो इनमें जो पहले 3 ऑप्शन है आपके पास में मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर और सूअर का बाड़ा, तो ये उनके रहने के स्थान हैं। यानी मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियाँ रहती है, कुत्ता घर होता है वहाँ पे कुत्ते रहते हैं और जो सूअर का बाड़ा होता है वहाँ पे सूअर रहते हैं। लेकिन जो शावक है ये आपके पास में शेर का बच्चा होता है तो ये रहने के स्थान से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे शावक अलग हो जाएगा सभी से। प्रश्न संख्या 15 आपके पास में ये है कि यदि ई को एफ से निरूपित किया जाता है यानी लिखा जाता है, डी को बी से लिखा जाता है और आर को के से लिखा जाता है, यू को वी से लिखा जाता है, टी को आई से लिखा जाता है, ए को सी से लिखा जाता है, जी को एक्स से लिखा जाता है और एच को डब्ल्यू से लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर जो शब्द है उसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो आपके पास में प्रश्न है ये आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लगा हुआ, जैसा आपको कहा गया है वैसा ही इसमें लिख देना है। तो देखो ये जो शब्द है डॉक्टर इसको लिखना है और ये जो पूरा लिखा है मैंने ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यानी ई को एफ लिखा जाता है, ई को एफ से निरूपित किया जाता है, इस प्रकार दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना, जो डी को किस प्रकार निरूपित किया जाता है वो लिखना है, ए को किस प्रकार निरूपित किया जाता है वो लिखना है। इसी प्रकार सभी को आगे बढ़ते हुए करने हैं। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें कि डी को किस शब्द से निरूपित किया जाता है, तो डी को बी से निरूपित किया जाता है। तो आप लिखोगे डी की जगह पे बी। इसी प्रकार ए को किस से निरूपित किया जाता है, तो आप कहोगे ए को सी से निरूपित किया जाता है। तो ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा सी आ जाएगा। यू को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, तो आप कहोगे यू को वी से निरूपित किया जाता है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा वी। और जी को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, तो जी को एक्स लिखा जाता है। तो कि जी की जगह पे आप लिख दोगे एक्स। उसके बाद में एच को किससे निरूपित किया जाता है, तो एच को डब्ल्यू से। तो आप कहोगे यहाँ पे एच की जगह पे डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद में टी को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, तो टी को आई से निरूपित किया जाता है। तो इसकी जगह पे आई हो जाएगा। उसके बाद में ई को किससे निरूपित किया जाता है, तो आप कहोगे ई को एफ से निरूपित किया जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ। और आर को किससे निरूपित किया जाता है, तो आर को के से निरूपित किया जाता है। तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा बी सी वी एक्स डब्ल्यू आई एफ के। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है अपने पास में कि निम्नलिखित भिन्न श्रृंखला में कोष्ठक के भीतर 2 बिंदु दिए गए हैं
श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। और यहाँ से आपको ये श्रृंखला दी हुई है और आपको बताना है कि जो कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। और यहाँ से आपको बताना है कि ये और ये इनमें से कौन सा सही है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है। तो देखो, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग बता देता हूँ कि अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा। जैसे आपके पास में है, आपको इसी प्रकार से बताऊँ जो इस प्रश्न में लागू होगा वही बताऊँ। तो जैसे आपके पास में अंडर रूट 5 है, इसको मैं अंडर रूट 5 से गुणा करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 5। इसी प्रकार मान लो मैं अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। यानी दो अंडर रूटों को गुणा करें आपस में तो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ से जो संख्या है जो अंडर रूट के अंदर आ रही है वही बाहर आ जाएगी। और उसके बाद में देखो, जैसे मान लो आपके पास में 5 है और इसको मैं अंडर रूट 5 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा अपने पास में 5 अंडर रूट 5। इस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखो, यहाँ पे इस प्रश्न को आपको देखना है यहाँ पे क्या संबंध आ रहा है। तो आप सबसे पहले चेक करोगे ऊपर वालों को, यानी अंशों को आप चेक करोगे। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इनमें जो अंतर आ रहा है वो 2 का आ रहा है। उसके बाद में आपके पास आ रहा है यहाँ से फिर 2 बढ़ गया, यानी आपके पास में +2 हो रहा है हर जगह। 4 के बाद में 6 आ रहा है, 6 के बाद में +2 8 आ रहा है, 8 के बाद में +2 यानी 10 आ रहा है, और 10 के बाद में +2 यानी 12 आ रहा है, और 12 के बाद में +2 यानी 14 आ रहा है। यानी आप ये कहोगे कि हर जगह जो अंतर आ रहा है अंशों में वो बराबर आ रहा है। उसके बाद में अब अपने हरों को चेक करेंगे। तो आप ये कहोगे यहाँ पे अंडर रूट 5 है और यहाँ पे 5 है, यानी हो सकता है कि ये जो अंडर रूट 5 है इसको अंडर रूट 5 से गुणा किया होगा, तभी यहाँ से अंडर रूट 5 से इसको गुणा किया तभी यहाँ से ये 5 आया। क्योंकि आप अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा। अब अपने आगे देखेंगे तो ये 5 है, तो इसको अपने इसी से वापस गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे +2 जोड़ा था तो यहाँ पे गुणा किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको फिर से अंडर रूट 5 से गुणा करोगे तो 5 आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपके पास में 5 गुणा अंडर रूट 5। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 5 अंडर रूट 5, और वही आपके पास में लिखा हुआ है। उसके बाद में अपने इसको दोबारा से अंडर रूट 5 से गुणा करें तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ये है 5 अंडर रूट 5 और गुणा अंडर रूट 5। तो यहाँ से आप कहोगे कि ये दोनों अंडर रूट आपस में गुणा होके 5 बना देगा, और एक ही ये 5 आ रहा है, यानी ये हो जाएगा 5 गुणा इन दोनों अंडर रूटों से एक आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे भी ये आपके पास में 25 आ रहा है। तो जो पहला आपके पास में ब्रैकेट में आ रहा है ये तो पूरी तरह से यहाँ पे सही है। अब ऐसे ही अपने आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखो, इसको अपने दोबारा से अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25 और अंडर रूट 5 से गुणा किया तो ये आपके पास में है 25 अंडर रूट 5। अब इसको दोबारा से अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे अपने, तो ये आपके पास में हो जाएगा कि यहाँ पे आपके पास में 25 अंडर रूट 5, और इसको दोबारा से अंडर रूट 5 से गुणा करना है तो क्या आएगा। तो आप ये कहोगे ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 मिलके 5 बना लेंगे ये दोनों, और यहाँ पे 25 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपके पास में 25 और इन दोनों का अंडर रूटों का गुणा होके 1 5 यानी गुणा 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 125। 25 गुणा 5 125। तो इसका आंसर भी आपके पास में 125 आ रहा है। अब अपने क्या करेंगे, 125 को दोबारा अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो चेक करेंगे कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप गुणा करोगे 125 को अंडर रूट 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 125 अंडर रूट 5, यानी ये भी यहाँ पे लागू हो रहा है, तो ये भी आपके पास में सही हो जाएगा। यानी जो दोनों ब्रैकेट में आ रहे हैं आपके पास में 8/25 पहली ब्रैकेट में आ रहा है, और आपके पास में 14/125 अंडर रूट 5 जो दूसरी ब्रैकेट में आ रहा है, ये दोनों ही यहाँ पे सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है। उसके बाद में आपको दिया है प्रश्न नंबर 17 कि यदि साइंस को 14 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मैथ्स को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एग्जामिनेशन के लिए कूटबद्ध क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे इसको करेंगे। आपको दिया है कि साइंस को 14 और मैथ्स को 10 लिखा जाता है, तो एग्जामिनेशन को कैसे लिखा जाएगा।
तो आप यहाँ पे संबंध बताओगे कि इनमें क्या संबंध आ रहा है। तो आप इसको देखते ही बता सकते हो कि यहाँ पे ये टोटल जो अक्षर आपके पास में ये 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये टोटल अक्षर आपके पास में 7 है। इसको 2 से गुणा करके यहाँ पे 14 लिखा गया है। इसी प्रकार इनको देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 और 5, यानी ये टोटल 5 अक्षर है यहाँ पे, और इनको 2 से गुणा करके यहाँ पे 10 लिखा गया है। तो इनको अक्षर को गिनना है भी, ये जो एग्जामिनेशन शब्द है इसमें कितने अक्षर है उनको गिन के 2 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें टोटल 11 अक्षर हो जाएंगे, और इनको हर जगह 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 11 गुना 2 22, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22। प्रश्न संख्या 18 है आपके पास में कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको ये प्रश्न दिया गया है। अब इसमें से अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले अपने चेक करेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से संबंध आ रहा है। तो आप इसको देखोगे कि सबसे पहला जो आपके पास में 1 है, और 1 का 2 के साथ क्या संबंध है, 6 का 21 के साथ क्या संबंध है, और 21 का 88 के साथ क्या संबंध है। इस प्रकार आगे भी आप चेक करते जाओगे, और जहाँ पे संबंध प्रॉपर नहीं आता यानी उचित संबंध नहीं बनता वहाँ पे वही गलत हो जाएगा। तो देखो आप कहोगे कि यहाँ पे 2 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे कि 2 को लिखा जा सकता है पहली वाली संख्या, यानी आपके पास 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 गुणा 1 प्लस आप कह सकते हो 1, यानी ये जो पहली वाली संख्या है इसको 1 से गुणा किया और इतना ही इसमें मैंने जोड़ दिया। इसी प्रकार आप 6 को क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास में, आप लिख सकते हो ये संख्या, यानी 2 गुणा आप कह सकते हो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 2 प्लस जितने से गुणा किया है उतना ही लिख दिया, यानी 2 से गुणा किया तो 2 इसमें आपने जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से 2 को 2 से गुणा करोगे 4 और 2 हो जाएगा 6। इसी प्रकार आप 21 को क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 के पदों में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 गुणा, जिससे गुणा करो उतना ही जोड़ना है इसमें। तो ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 6 गुणा 3 प्लस आप कह सकते हो 3, यानी 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18 और इसमें 3 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। उसी प्रकार आप लिख सकते हो 88 को लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास में, आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा, इसको 21 के पदों में लिखना है। तो ये हो जाएगा 21 गुणा, मैं इसको 4 से गुणा करूं और प्लस का 4 जोड़ूं यहाँ पे, तो आपके पास में आ जाएगा 88 आ जाएगा। यानी ये यहाँ पे सारी चीज़ सही है, इस जगह तक यहाँ पे संबंध लागू है। उसके बाद हम अपने चेक करेंगे कि क्या 446 को भी आगे ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 88 गुणा, आप इसको 4 है यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इसको 5 से गुणा करेंगे और प्लस 5 जोड़ेंगे यहाँ पे। तो ये कहोगे आप कि यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 440 और 5 जोड़ेंगे तो ये आपके पास में 445 हो रहा है, यानी इसको जोड़ने पे टोटल ये 445 हो रहा है, जबकि यहाँ पे आपको कितना दिया है 446 दिया है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, यानी यहाँ पे ये संबंध नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ये वाली जो संख्या दी हुई है यहाँ पे ये गलत है, इसकी जगह पे अपने पास आना चाहिए था 445, तब भी ये सही होता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 446 है, वो यहाँ पे गलत लिखा गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 आपके पास में कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो आप इसको ध्यान से देखोगे प्रश्न को, तो ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको देखोगे ध्यान से, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, ये तीनों एक ही है। यानी ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी ये आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो आपके पास चित्र है, डायग्राम है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे है ये वाला, और ये वाली जगह यहाँ पे आ गई, यानी इसको इस प्रकार से घुमाया गया है, आगे भी इसको इस प्रकार से घुमाया गया है। तो ऐसे ये लगातार एंटी क्लॉकवाइज घूमता जाएगा ऐसे, और ऐसे करते हुए आपके पास में, आप इसको करके देखोगे, ध्यान से देखोगे ऑप्शनों को,
तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 है आपके पास में कि सात छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं। बी सी के बाएं और ए के दाएं खड़ा है। डी ई के दाएं और ए के बाएं और खड़ा है। एफ सी के दाएं और जी के बाएं और खड़ा है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन बीच में खड़ा है। तो देखो, जब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया हो कि छात्र है उनका मुँह किस दिशा में है, किस प्रकार से बैठे हैं, तो अपने को यहाँ पे इनका मुँह है उत्तर दिशा की ओर मान लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास में कोई भी लड़का है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये बैठा है, तो इसके बारे में बोला गया नहीं है कि इसका मुँह है दक्षिण की ओर है या फिर उत्तर की ओर है। अपने को हमेशा उत्तर की ओर इसका मुँह है मान लेना है। तो ये वाला जो है, ये वाला फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये वाला मेरा दायां हो जाएगा और ये वाला मेरा बायां हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा, ये वाला जो हाथ है ये इसका हो जाएगा दायां और ये इसका हाथ हो जाएगा, ये वाला हाथ ये इसका हो जाएगा बायां। तो यही कॉन्सेप्ट अपने इसमें काम में लेने वाले हैं। जो बी है आपके पास में, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है कि बी है ये सी के बाएं, यानी सी यहाँ पे होगा तभी इसका बायां इधर की ओर होगा, यानी इसका मुँह उत्तर की ओर होगा। तो ये वाला इसका दायां और ये वाला इसका बायां होगा, यानी जो बी है वो सी के किस ओर है, तो आप कहोगे ये इसके बाईं ओर है। तो बी सी के बाएं और ए के दाएं खड़ा है, यानी जो बी है ये ए के दाएं खड़ा है। तो ए यहाँ पे होगा और इसका मुँह उत्तर की ओर होगा, तभी ये इसका क्या हो जाएगा दायां। तो आपको बोला गया है कि बी सी के तो बाईं ओर खड़ा है और ए के दाईं ओर खड़ा है, ये आपको बोला गया है। उसके बाद में देखो दूसरा आपको क्रम क्या दिया गया है यहाँ पे, तो आपको दिया गया है कि डी ई के दाएं और ए के बाएं ओर खड़ा है, यानी जो डी है ये ई के दाएं है। तो देखो ई यहाँ पे होगा तभी इसका दायां आएगा, यहाँ से आप कह सकते हो कि ये इसका दायां होगा। तब डी ई के दाएं और आपको बोला गया है कि ए के बाएं ओर खड़ा है, तो यहाँ पे ए होगा, तब ये इसका बायां ओर हो जाएगा। उसके बाद में आपको तीसरा यहाँ पे क्रम दिया गया है, ये है कि एफ सी के दाएं और जी के बाएं ओर खड़ा है, यानी एफ है ये सी के दाएं, तो सी यहाँ पे होगा तभी इसका दायां ये होगा। जी के बाएं ओर खड़ा है, तो जो एफ है वो जी के बाएं ओर खड़ा है, यानी ये जी है तो इसके बाएं ओर खड़ा है। आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये वाला जो शब्द होता है और ये होता है आपके पास में क्रम व्यवस्थीकरण में पहले वाले के लिए कुछ शब्द और भी है, जैसे आप कह सकते हो तथा भी होता है, इसके साथ में और भी होता है। ये दोनों शब्द होते हैं, ये पहले वाले के लिए होते हैं। और जो आपके पास में जो शब्द होता है या फिर जिसका होता है या फिर जिसमें वगैरह जो भी आपके पास में रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं, ये वाले तो ये होते हैं बाद वाले के लिए। तो देखो आप यहाँ से या फिर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं अपने। सबसे पहले इनको लिखेंगे तो आपको दिया है यहाँ पे ए बैठा है, ए के दाईं ओर बी बैठा है और बी के दाईं ओर आपके पास में सी बैठा है। उसके बाद में अपने यहाँ पे आए इस जगह पे, तो ए के इस ओर डी और ई बैठे हैं, यानी ए के बाईं ओर आप कह सकते हो डी और ई बैठे हैं। तो ए के बाईं ओर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में डी और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ई आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे सी है, उसके दाईं ओर आपके पास में एफ और जी बैठे हैं, तो आप कहोगे सी के बाद में एफ है और एफ के बाद में जी है, यानी ये हो जाएगा आपके पास में एफ और ये हो जाएगा आपके पास में जी। तो यहाँ से देखो बीच में कौन है, तो 3 यहाँ से छोड़ दोगे, 3 यहाँ से छोड़ दोगे तो बीच में आ जाएगा आपके पास में बी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको मैंने ये समझाने के लिए इतना लिखा है, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है बस, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आती है, उन्होंने कभी इसको ध्यान से नहीं पढ़ा होता है और उनसे इसके पर्सन होते भी नहीं है। लेकिन आजकल तो बहुत भयंकर कंपटीशन है, एक एक पर्सन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। इसलिए मैं आपको वो छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आती है, और इनको आप समझोगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसलिए मैंने ये लिखा है ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो, और आपको एग्ज़ाम में जाके ऐसा कुछ लिखना नहीं है, आप इनको डायरेक्ट करोगे समझते हुए। ये बस आपको समझाने के लिए, जब आप घर पे प्रैक्टिस करो या लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करो तब आपको ऐसा करते हुए लिखना है
ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। वो जब आप एग्ज़ाम में जाके करोगे तो आपको इतना सा करना है, यही आपको करना है एग्ज़ाम में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 अपने पास में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी आपको ये जो आकृति दे रखी है, ये 4 ऑप्शनों में से आपको देख के बतानी है कि ये वाली आकृति किस में है। तो देखो, ऐसे जो प्रश्न है वो आपको ऑप्शन से करने होते हैं। यानी आप उसको देखोगे कि प्रश्न में किस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है और वहाँ से आप ऑप्शन में जाके देखोगे कि कौन से ऑप्शन में उसी प्रकार का डायग्राम मैच हो रहा है। तो आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो ऑप्शन 4 है उसमें ये वाला फिगर है, ये बन रहा है। कैसे बन रहा है? तो आप कहोगे कि यहाँ से मैं देखूँ इसको पूरे को, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन आपकी ये वाली लाइन है। उसके बाद में आप इस लाइन को देखोगे तो ये वाली लाइन ये है और इस प्रकार से ये है। उसके बाद में ये वाली जो लाइन आपके पास में है ये यहाँ वाली लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ वाली लाइन है, ये वाली। उसके बाद में आप कहोगे कि ये वाली जो नीचे वाली लाइन है वो ये है और ये वाली जो लाइन है वो ये है। उसके बाद में ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे है। और इसको मैं और आपको ज़्यादा समझाना चाहूँ तो ये हो जाएगा कि आप इसको यहाँ से मिटो सकते हो। उसके बाद में आप इसको यहाँ से मिटो और उसके बाद में आप इसको देखते हुए यहाँ से मिटो दो, तो आपके पास में यही डायग्राम बन जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ से इसको भी साफ़ कर दो, तो ये दोनों डायग्राम में ये एक ही हो रहे हैं। यानी ऑप्शन 4 है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ऑप्शन देखते हुए करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो बाकी सभी से अलग है। यानी आपको यहाँ पे उस ऑप्शन को बताना है जो सभी से अलग है। तो देखो, इन 4 ऑप्शनों में से आप कहोगे कि ये जो 16 है पहले वाला और बाद वाला है ये इसका वर्ग है। यानी जो 16 का वर्ग होता है ये आपके पास में होता है 256। अब देखें कि क्या यहाँ पे आगे वाले में भी ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आप इसको देखोगे तो आपको मिलेगा कि 7 का वर्ग आपके पास 49 आएगा। यानी आप कह सकते हो 7 का स्क्वायर बराबर 49 आ जाएगा। यहाँ से इसको कहोगे तो ये हो जाएगा, आप कह सकते हो कि 12 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास में 144 आ जाएगा। और आप इसको 13 को देखोगे तो 13 का वर्ग आपके पास आ जाएगा 169 यानी 169 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 196 है, जबकि 13 का वर्ग क्या होता है 169 होता है। बाकी सभी में तो इनका वो जो वर्ग है ये दिया हुआ है। यानी 16 का वर्ग 256, 7 का 49, 12 का 144, जबकि इसमें जो वर्ग है ये अलग हो रहा है क्योंकि 13 का वर्ग 169 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 196 आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये सभी से अलग है और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है अपने पास में, ये है कि वेन आरेख का चयन कीजिए और जो 3 दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। और आपको दिया गया है यहाँ पे गाजर, सब्जी, मांस। तो देखो, अपने यहाँ पे बात करें कि गाजर, सब्जी और मांस में क्या संबंध होता है, क्योंकि उसके अनुसार ही अपने को वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप कहोगे कि जो गाजर है वो सब्जी का हिस्सा है। यानी आप कह सकते हो कि बहुत सारी सब्जियां होती है जैसे गाजर, मूली, लौकी वगैरह, तो उसमें जो एक है वो आपके पास में गाजर है। यानी जो गाजर है वो सब्जी का हिस्सा है। उसके बाद में आप कहोगे कि मांस का गाजर के साथ में कोई भी संबंध नहीं है और मांस का सब्जी के साथ में भी कोई संबंध नहीं है, यानी ये इनसे अलग है। तो आप कहोगे ये आपके पास में सब्जी है, ये सभी आपके पास में सब्जियां हैं अलग अलग, और इसमें से एक हिस्सा आपके पास में क्या है, गाजर है। बची हुई जो है ये दूसरी सब्जियां हैं, जैसे कि आपके पास में आलू हो गई, पत्ता गोभी, सलगम, जो भी है इसी के अंदर आएगी। और इसमें से बचा हुआ जो हिस्सा है वो दूसरी सब्जियां हैं जो गाजर नहीं है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास में गाजर का है। अब मांस है वो अलग हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में मांस। तो ये इस प्रकार से वेन डायग्राम इसका बनेगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है आपके पास में कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो दी गए शब्द युग्म के अनुरूप है, यानी इसके समान है। और आपको दिया गया है कि पक्षी का जो संबंध उड़ान के साथ है वही आपको नीचे वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें संबंध आपको बताना है।
तो देखो यहाँ पे इसको करेंगे तो आपको दे रखा है कि पक्षी का उड़ान के साथ क्या संबंध है। तो आप कहोगे कि सारे जो पक्षी होते हैं, 2-3 पक्षी उसमें अलग होते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग वगैरह, ये उड़ान नहीं भरते, इनको छोड़ दें अपने, इनकी बात नहीं करें। तो जो सारे पक्षी होते हैं वो उड़ान भरते हैं, यानी वो उड़कर कहीं पे जाते हैं। उसके बाद में अपने को यहाँ पे बताना है कि क्या मवेशी हैं ये किस प्रकार से जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझ नहीं बन रहा, क्योंकि मवेशी है वो झुंड में रहते हैं, चलते नहीं है, वो चलने की प्रक्रिया नहीं है, ये इनके रहने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार आप देखोगे कि बिल्ली, ये आपके पास में मादा होती है बिल्ली, और ये आपके पास में नर होता है, तो ये भी इनका संबंध नहीं होता। उसी प्रकार फोकस और विकसन का भी संबंध नहीं बनेगा यहाँ पे। और आप देखोगे कि जो घोड़ा है और यहाँ पे चौकड़ी है, इनमें क्या संबंध होता है। जिस प्रकार पक्षी उड़ान भरते हैं उसी प्रकार घोड़ा चौकड़ी मारकर दौड़ता है, तो ये उसके दौड़ने का, अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसके दौड़ने में संबंध आता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है कि एक पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी शीट दी गई है, 4 विकल्पों में से यह चयन करें कि पारदर्शी शीट को रेखांकित बिंदु पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो देखो ये आपके पास कागज़ है जिसको मोड़ना है, और कहाँ से मोड़ना है, इस यहाँ से बीच में से मोड़ना है इसको, यहाँ से। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जबकि ये वाला हिस्सा है इसको मोड़ना है, यानी ये वाला हिस्सा है इसको मोड़ के पूरा उल्टा करना है। यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, इसको मोड़ के इस प्रकार से इसके ऊपर लेके आना है, और ये कैसा है, पारदर्शी है ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये वाला ऐसा का ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग लिखा है दोनों हिस्सों को। तो आप कह सकते हो कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये वाला जो हिस्सा है इसको मोड़ा गया है, यानी पहले ये ऐसा था ये वाला, और बाद में इसको ऐसा कर दिया, तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यानी ये पहले ऐसा था और बाद में पलटने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या किया कि अब इन दोनों को, ये वाला जो हिस्सा है ये इसके ऊपर आ गया, जैसे बीच में से आपने पलटा इस प्रकार से, तो ये वाला इसके ऊपर आ गया। अब ये कैसा दिखाई देगा, तो अब आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ये इतना सा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों लाइनों के साथ में ये इतना, ये तो आपके पास में ये वाला हिस्सा हो जाएगा जो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है आपको। और जो बचा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है, दोनों लाइन है, ये वाली लाइन आ गई आपके पास में, ये वाली। तो यहाँ से ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहोगे कि ये ऑप्शन 4 में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 में। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से इनको फास्ट इस प्रकार से करना होता है, और आप ऐसा करोगे जल्दी जल्दी ऑप्शनों को देखते हुए, तो आप रीजनिंग का सेक्शन है वो 10 मिनट में कर सकते हो। मैंने एसएससी के और रेलवे के एग्ज़ाम से मैं बहुत बार ऐसा किया है, और मैंने बहुत बार तो 8-8, 9-9 मिनट में किए हैं, जिसमें से मेरे 25 में से 25% भी सही हुए हैं, और 24% भी सही हुए हैं 25 में से। कई बार इनमें टफ वर्सन भी आ जाता है, तो वहाँ पे आप इनसे टाइम बचा के वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार ये रीजनिंग का सेक्शन फिनिश होता है यहाँ पे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं और वीडियो अपलोड करता जाऊँगा कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उससे संबंधित, तो आपको वो सारी वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।